ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक अलग विषय लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि वह उम्मीद कर रही थी। खुद केजरीवाल दावा कर रहे थे कि लगभग वो 150 से ज़्यादा सीटों पर, इवन 200 का भी वो टारगेट बता रहे थे कि 200 से ज़्यादा नगर निगम की सीटें वो जीतने वाले हैं इस चुनाव के अंदर। लेकिन हुआ क्या, महज 134 सीटों पर ही वो सिमट के रह गए। तमाम जो सर्वे बता रहे थे वो बीजेपी को भी 90 सीट से ज़्यादा कोई नहीं दे रहा था, लेकिन बीजेपी भी 104 तक पहुंच गई। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी वही जो मैं आज जिक्र करने जा रहा हूं। दिल्ली बीजेपी का एक मंदिर प्रकोष्ठ है, आप सब जानते होंगे। दिल्ली नगर निगम चुनाव में इमामों को और मुअज्जिनों को सैलरी दिए जाने का मामला ज़ोर शोर से उठा। खुद जो बीजेपी सांसद परवेश वर्मा हैं, उनका भी ये कहना था कि धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से दिल्ली सरकार इमामों को और मुअज्जिनों को मस्जिद के उनको वेतन देती है, उसी तरह मंदिर के पुजारियों को भी वेतन मिलना चाहिए और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उनको भी वेतन मिलना चाहिए था। तो नगर निगम चुनाव में ये मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से उठा। यहीं पर वो खबर छिपी है। अगर हम दिल्ली नगर निगम के चुनाव का आकलन करें तो पाएंगे कि जो मुस्लिम वोटर्स है वो एक तरफा जो आम आदमी पार्टी के पक्ष में हुआ करता था, इस बार वो खिसक करके काफ़ी हद तक कांग्रेस की तरफ चला गया। और यही वजह है कि जो कांग्रेस की जो सीटें हैं ज़्यादातर उन इलाकों से आई है जहां मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। यानी जहां पर हार जीत का निर्णय मुस्लिम आबादी करती है वहां से कांग्रेस को जीत मिली। और जहां पर उसे लगता है कि मुस्लिम आबादी है लेकिन वो जीतने की स्थिति में नहीं है कांग्रेस, तब मजबूरी में वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। तो ये तो नगर निगम चुनाव की बात हो गई। लेकिन अब आने वाली जो तस्वीर है, जो चेतावनी है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए एक किसी आफत से कम नहीं है। खबर है कि जो दिल्ली वक्फ बोर्ड है उसके कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला कर दिया, काम बंद कर दिया है और ऐलान किया है कि उनको अगर वेतन नहीं मिला तो वो सीएम आवास पर प्रदर्शन करेंगे। यानी जिन मस्जिद के मौलवियों को, मुअज्जिनों को ये आरोप लग रहे थे कि केजरीवाल उन्हें वेतन दे रहा है, पुजारियों को नहीं दे रहे हैं, और वही मस्जिद के इमाम अब अरविंद केजरीवाल के आवास पर जाके, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के प्रदर्शन करेंगे और अपनी वेतन की मांग करेंगे। उन्हें लगभग 8 महीने से वेतन नहीं मिला। नगर निगम चुनाव में ये मामला बिल्कुल चुप था, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो जानती थी कि अरविंद केजरीवाल खुल करके अब उस तरह से उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं जिस तरह से समर्थन वो पहले करते रहे हैं। तो शायद इसकी वजह ये भी थी जो गुजरात के अंदर उन्होंने इन मुद्दों को नहीं छुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉपी करते करते कुछ विश्लेषण, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो ये कहते हैं कि वो मोदी जी को कॉपी कर रहे हैं और एक हिंदुत्व का चेहरा भी बनने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो शायद यही वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने नगर निगम चुनाव में भी इस मुद्दे को छुआ नहीं, गुजरात चुनाव में भी नहीं छुआ। लेकिन 8 महीने से वेतन न मिलना ये मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ा सा अखरा, और यही वजह थी कि जहाँ जो जिन इलाकों में शाहीन बाग जैसे दंगे हुए, नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ नाराज़गी आम आदमी पार्टी से रही, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी आबादी जो मुस्लिम वोटर्स की थी वो आम आदमी पार्टी से छिटक करके कांग्रेस की तरफ मुड़ गई। और उसका नतीजा था कि उन इलाकों में कांग्रेस के पार्षद जीत करके आए। लेकिन अब जिस तरह से इन्होंने ऐलान किया है कि जो वक्फ बोर्ड के कर्मचारी हैं वो काम बंद करके बैठे हैं और सीएम आवास पर जल्द ही 1 सप्ताह का उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर 1 सप्ताह में उनकी मांगें नहीं मानी गई, उनको वेतन नहीं दिया गया, तो वो सीएम हाउस पर प्रदर्शन करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती और चिंता अरविंद केजरीवाल के लिए इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह की वो सॉफ्ट, जो कट्टर हिंदू की एक इमेज वो बनाना चाहते हैं,
यानी जो बीजेपी जो आरोप लगाती रही है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं के साथ भेदभाव कर रहे हैं धार्मिक आधार पर, और इसके लिए तो बीजेपी ने एक मंदिर प्रकोष्ठ भी बनाया था, और दिल्ली में ये सबसे पहले प्रयोग नगर निगम में रहा, और दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक बने कर्नैल सिंह। लगभग 8 महीने से लगातार वो हर मंदिरों में मीटिंग कर रहे थे, और केवल ऐसा नहीं कि हिंदू के मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में मीटिंग कर रहे थे, जो अलग अलग समाज के जो मंदिर हैं, जैसे बैरवा समाज का मंदिर है तो वहाँ भी उन्होंने उनके पुजारियों से, उनके संतों से मीटिंग की। वाल्मीकि समाज के मंदिर हैं तो उन मंदिरों के पुजारियों से, उनसे भी उन्होंने मीटिंग की। यानी कि एक माहौल धीरे 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 बनता चला गया, और इस मुद्दे को बीजेपी ज़ोर शोर से उठाने में कामयाब रही कि अरविंद केजरीवाल अगर मौलवियों को तनख्वाह दे सकते हैं तो पुजारियों ने क्या पाप किया है, पुजारियों ने क्या बिगाड़ा है। ये सवाल, बड़ा सवाल लेकर के दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ पूरी दिल्ली के अंदर लगा रहा, और एक अंदर खाने एक सचमुच में इस तरह की जो एक मांग थी उसको जायज़ लगा, जो हिंदू कम्युनिटी है उसको जायज़ लगा। और यही वजह रहा कि धीरे धीरे एक आह्वान भी चला कि हर मंगलवार शाम 7 बजे हनुमान चालीसा होगी। तो जैसे मैं अशोक विहार में रहता हूँ, तो अशोक विहार के कितने ही मंदिरों में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा और अशोक विहार के तो बड़े मंदिरों में तो महाआरती का भी आयोजन किया, तो कई मंदिरों में हो रही थी। और इस मुद्दे को बड़े ज़ोर शोर से उठाया गया। चुनाव के दौरान भी खूब ये मुद्दा रहा। यही वजह रही कि जो पॉश इलाके हैं, उन पॉश इलाकों में इस मुद्दे ने जोर पकड़ा, और बीजेपी उन इलाकों में बम्पर जीत के साथ सामने आई। अगर हम अपने ही आसपास की सीटों की बात करें तो शालीमार बाग है, त्रिनगर है, सकूर बस्ती है, सरस्वती विहार जो सत्येंद्र जैन का इलाका है, सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं वहाँ पे आम आदमी पार्टी की। रोहिणी का इलाका है, रोहिणी में सारे वार्ड बीजेपी ने जीते हैं। तो ऐसे इलाकों में, मॉडल टाउन का इलाका है, बीजेपी वहाँ पर बम्पर जीत रही है। और जो अरविंद केजरीवाल के जितने भी मिनिस्टर हैं, उन सभी मिनिस्टरों की कॉन्स्टिट्यूंसी से आम आदमी पार्टी हारी है और बीजेपी जीती है, क्योंकि उन इलाकों में इस मुद्दे ने काम किया और एक हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ा, और उस वोट का ही असर था। लेकिन अब जब चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, और उसके 2 साल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे समय में जो एक इमेज बिल्डअप कर ली है बीजेपी ने, एक हिंदुत्व हितैषी की, अक्सर अपनी सभाओं में वो चर्चा करते थे, नेता लोग भी कहते कि जो सनातन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। तो ये नारा लेकर के बीजेपी जा रही है। दिल्ली एक प्रयोग था, नगर निगम चुनाव एक प्रयोग था, और इस प्रयोग में बीजेपी बहुत हद तक सफल रही। ऐसा नहीं है कि सफल होना कि अरविंद केजरीवाल ने सरकार बना ली और वो सरकार नहीं बना पाई। जिस इलाके में जिन लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाना चाहती थी, उस बात को पहुंचाने में वो कामयाब हो गई। और अब जो बीजेपी का जो अगला टारगेट है, वो तमाम जो पुनर्वास कॉलोनियाँ हैं, झुग्गी बस्ती कॉलोनियाँ हैं, वो होंगी। और जो मुस्लिम वोटर्स है वो आम आदमी पार्टी से नाराज़ है। क्यों नाराज़ है वो मैंने आपको बताया कि जो नॉर्थ ईस्ट के दंगों के दौरान और मांगों के दौरान जो आम आदमी पार्टी का रवैया रहा वो, और उसके बाद 8 महीनों से सैलरी न मिलना, वो इस बात से उसको दौड़ रहे हैं कि क्या जो बीजेपी ने जो उन पर दबाव बनाया था, क्या उस दबाव का असर है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमामों को सैलरी केवल दिल्ली में ही मिल रही है, तमाम कई बड़े हैं जिनमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं, वहाँ भी इमामों को सैलरी मिल रही है, वहाँ के वक्फ बोर्ड से सैलरी मिलती है। हरियाणा में जो अपने पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भी, लेकिन वहाँ उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने ये मांग उठा करके एक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। दिल्ली में जो घटनाएं हुई, उस घटनाओं के बाद, और मंदिर प्रकोष्ठ का जो ये कर्नैल सिंह ने पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह जा कर के मीटिंगें की, एक बहुत बड़ी आबादी ब्राह्मणों की और पुजारियों की उन्होंने जोड़ी। और आप ये कहने में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि एक ब्राह्मण कम से कम 4 से 5 या 10 वोटों पर असर डाल सकता है। लगभग 2 लाख ब्राह्मणों को, पुजारियों को दिल्ली बीजेपी मंदिर प्रकोष्ठ ने जोड़ा, और दिल्ली नगर निगम में जिन स्थानों पर मंदिर प्रकोष्ठ ने काम किया, उस मंदिर प्रकोष्ठ में बीजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली है। जहाँ मैं एक चीज़ और बता दूं, मंदिर प्रकोष्ठ बना, ब्राह्मणों पुजारियों की बात की, तो केवल बात ही नहीं की, दिल्ली में सबसे ज़्यादा अगर निगम पार्षदों को टिकट मिली है तो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोगों को
टिकट मिली है। 46, आप समझिए 250 में से 46 जो टिकटें थी बीजेपी ने वो ब्राह्मणों को दी हैं। यानी जो दूसरे नंबर पे माना जाता था दिल्ली बीजेपी की जो राजनीति है वो पंजाबी और ब्राह्मण कम्युनिटी के बीच चलती है। तो इस बार दूसरे नंबर पर लगभग 26 सीटें पंजाबी कम्युनिटी को मिली है मेरी जानकारी के अनुसार, और लगभग 22, 23, 24 के आसपास जो बनिया कम्युनिटी उनको टिकट मिली है। तो इस बात से भी बनिया कम्युनिटी में थोड़ा सा चर्चाएं ज़रूर थी, लेकिन वो बीजेपी से गया नहीं आगे, बीजेपी के साथ वो लगा रहा। और पंजाबी वोटर्स को भी बीजेपी ने अपने काबू में करने की, अपने नज़दीक लाने की कोशिश की और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी रही। और अब दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को जब हटाया गया तो वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंपी है। फिलहाल वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश की है और पंजाबी कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश की है। और यही वो समीकरण है जो अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रहा है। अभी पीछे बम्पर जीत जो दिल्ली देहात के इलाके हैं वहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिली, वहाँ पर बीजेपी इस मुद्दे को बनाने में या इस तरह की मीटिंगें करने में कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब वहाँ से जब बम्पर जीत मिली है तो मनीष सिसोदिया को ये कहना पड़ा है कि वहाँ के जो सड़कें हैं, नाले हैं, गलियाँ हैं, उन सब पर जो विकास कार्य जो रुके हुए थे उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग करके अल्टीमेटम दिया कि इसको जल्द से जल्द इन कार्यों को पूरा किया। यानी अपने तमाम जो समीकरण है, जो उसके वोट बैंक हैं, उस वोट बैंक को वो समेटने में और अपने पास रखने में अभी से लग गई है बीजेपी। लेकिन उसकी समझ में अब ये नहीं आ रहा कि जो मुस्लिम वोट बैंक था, जो एक तरफा उनकी तरफ जाया करता था, उस वोट बैंक को वो अपने पाले में कैसे बनाए रखे। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं, खुल करके अगर वो ऐसा करती है तो फिर जो बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर और ये कह रही है कि धार्मिक आधार पर किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए और पुजारियों को भी इसकी तनख्वाह इसको मिलनी चाहिए, तो उसका क्या होगा। तो इस डर से वो शायद खुल करके इमामों की सैलरियों की बात ना करे, मुस्लिम हितैषी जो बातें हैं या जो उन लोगों की मांगे उनकी बात वो ना करे। तो फिलहाल मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर वक्फ बोर्ड जो है ना 185 मस्जिदों में 225 इमाम और मुअज्जिनों को वेतन देती है। इसके अंदर 18,000 जो इमामों को सैलरी मिलती है, 14,000 और जो मस्जिद जो रजिस्टर्ड हैं उनके इमामों को भी मिलती है, उनके मुअज्जिनों को भी मिलती है। और जो रजिस्टर्ड नहीं है वेतन उनको भी मिल रहा है, जो रजिस्टर्ड नहीं है ऐसे इमामों को 14 और जो मुअज्जिन हैं उनको 12,000 रुपये का वेतन उनको मिलता है। अमानतुल्लाह खान इस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, वो भी एंटी करप्शन के निशाने पर है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड के जो संपत्तियां हैं उनका बेजा इस्तेमाल किया, उनको नियम कानून से परे जा कर के उन वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को किराए पे दिया, जो कर्मचारी हैं उनको अवैध रूप से उनको नौकरियां दी। तो इस तरह के आरोप वक्फ बोर्ड के जो सीईओ हैं अली और जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं उन पे लगे हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं कुछ और भी समझाना चाहता हूं कि आखिर ये वक्फ बोर्ड की को क्या सचमुच दिल्ली सरकार पैसा देती है। ये सवाल उठता है कई बार कि वक्फ बोर्ड काम कैसे करता है। तो वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अखिल भारतीय इमाम संगठन के अध्यक्ष मौलाना जलीम इलियासी की याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्फ बोर्ड और उसके मैनेजमेंट वाली मस्जिदों को इमामों को वेतन देने का निर्देश दिया था। दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक में मस्जिदों के इमामों को वक्फ बोर्ड ही सैलरी देता है। कई राज्यों में वक्फ बोर्ड कुछ मस्जिदों को काफ़ी पहले से सैलरी दे रहा था, खासकर उनकी जो पुरातत्व विभाग जिनकी देखभाल करता है और जो ऐतिहासिक महत्व की जो मस्जिद हैं उनको पहले काफ़ी समय से वो देता आ रहा था। तो जो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टियां हैं, वक्फ बोर्ड की अपनी एक आय का सोर्स है, अपनी इनकम का सोर्स है। जो उसकी संपत्तियां हैं उनका किराया आता है और जो मस्जिदें आते हैं उस मस्जिदों में जो पैसा आता है, चढ़ावा आता है, वो तमाम जो पैसा आता है वो वक्फ बोर्ड में जाता है। उसमें जो स्थानीय कमेटियां होती हैं, पर्टिकुलर जैसे कोई मस्जिद है उसकी जो स्थानीय कमेटी है, उस स्थानीय कमेटी में 93% जो पैसा आता है वो स्थानीय कमेटियों में जाता है और 7% पैसा वो वक्फ बोर्ड को जाता है और उसमें 1% जो पैसा होता है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जाता है। तो इस तरह से जो 7% जो पैसा जो
सरकार को जाता है, वक्फ बोर्ड को जाता है, उस 7% में से जो वक्फ बोर्ड है वो अपने मस्जिदों के जो इमाम हैं उनको और जो मुअज्जिन हैं उनको वो सैलरी देता है, उनको तमाम जो सामाजिक वेलफेयर के जो काम होते हैं उनसे करते हैं, सरकार भी कुछ उनको अनुदान देती है। तो ये इसका मॉडल है उसके अंदर। और कुछ राज्य सरकारें देती हैं वक्फ बोर्ड को संरक्षण के लिए भी कुछ अनुदान फंड वगैरह देती हैं। तो ये वक्फ बोर्ड का जो फाइनेंस मॉडल है, जो जिसके पैसों से वक्फ बोर्ड चलता है, उसके कर्मचारी जो है ना सैलरी पाते हैं। लेकिन अब इन सरकारी वक्फ बोर्ड के इन कर्मचारियों का, क्योंकि सरकार के नियंत्रण में सब कुछ होता है, वक्फ बोर्ड सरकार के नियंत्रण में चलता है, सरकार का ही एक हिस्सा होता है जो राज्य वक्फ बोर्ड होता है। इनका ये कहना है, इमामों का ये कहना है कि जब सरकार के पास पैसा पूरा है, मस्जिदों से पैसा आता है, वक्फ बोर्ड के पास पैसा आता है, तो फिर ऐसे में लगभग 8 महीने से उनको सैलरी क्यों नहीं मिल रही, विधवाओं को पेंशन क्यों नहीं मिल रही, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, उनको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। इस तरह के सवालों के साथ वो लगातार सरकार से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। तो ऐसे में उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही एक सप्ताह का अल्टीमेटम सरकार को दिया है, अरविंद केजरीवाल को दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर अगर इमामों को सैलरी नहीं मिली तो वो सीएम आवास पर प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। तो ये जो नई मुसीबत अरविंद केजरीवाल के गले पड़ी है वो मुस्लिम कम्युनिटी की और इन इमामों की तरफ से दिया गया यही अल्टीमेटम है। अब जिस तरह का दबाव बीजेपी ने बनाया एमसीडी चुनाव के अंदर और ये दिखाने की कोशिश की कि वो हिंदू विरोधी सरकार है, तो अगर ऐसे में वो उनकी मांगे अगर वो मानती है, हालांकि कानूनन उनको मानना चाहिए, जो प्रावधान है उसके हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड में पैसा है तो वो पैसा इमामों को मिलना चाहिए प्रावधानों के अनुसार, नियमों के अनुसार, कानूनों के अनुसार। लेकिन अगर वो नहीं मिल रहा है तो ये भी समस्या पड़े है कि आखिर सरकार वक्फ बोर्ड वो पैसा दे क्यों नहीं रही, केवल इस वजह से कि बीजेपी ने एक दबाव बनाया हुआ, एक हिंदू विरोधी छवि बनाने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की। उस छवि से बचने के लिए, उस दबाव के आगे झुकते हुए इमामों की सैलरी 8 महीने से रोकी हुई है और अभी तक उन्हें कोई संतोषजनक जवाब मिल भी नहीं रहा है। तो अब ये कानूनी मसला तो है ही है साथ में, और अब उस वोट बैंक का भी एक बहुत बड़ा जो तबका है वो अरविंद केजरीवाल से नाराज़ हो रहा है। इसका खामियाजा मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। और ऐसे कई जो कम्युनिटी हैं अलग अलग मामले को लेकर के, हालांकि जो बीजेपी अब लगातार ये भी आरोप लगा रही है इसके पीछे कि बीजेपी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो कई संस्थाएं हैं जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक में पिछले 3-4 महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। जो सफाई कर्मचारी महज 2000 रुपये में मोहल्ला क्लिनिक में साफ़ सफाई का काम करता है, उनको वेतन नहीं मिला पिछले 3 महीने में। तो क्या दिल्ली सरकार भारी आर्थिक संकट से गुजर रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में जिस डेवलपमेंट की बात मनीष सिसोदिया कर रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट दिल्ली देहात के इलाकों में वो सब पूरे कर लिए जाएंगे, तो अगर पैसे की कोई कमी नहीं आने नहीं दी जाएगी, तो अगर पैसे की कमी नहीं है तो क्यों नहीं जो दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं उनको समय से वेतन मिल पा रहा है। तो क्या दिल्ली सरकार भी आर्थिक संकट से गुजर रही है? क्या जो रेवड़ियों की बात जो बीजेपी करती रही है वो रेवड़ियों की वजह से क्या आर्थिक दबाव में आ गई है दिल्ली सरकार? और अगर आ गई है तो आने वाले दिनों में इसके क्या असर होंगे ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हमें सुझाव दें। आपके सुझाव भी और जो प्रतिक्रियाएं आप देते हैं उससे हमें बड़ा प्रोत्साहन मिलता है, और किस विषय पर हमें बात करनी चाहिए इस पर भी हमें लगातार आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहना चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।